gratitude. Thank you very much, madam. Good morning, Ravindra sir. Good morning. Good morning, madam. थैंक यू रविंद्र सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। ऐसा कुछ नहीं है, वी जस्ट आर डूइंग आवर जॉब। और सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम चाहते क्लास लेना मगर ले नहीं पाते हैं, तो No, इट actually, हैपेंस। see, Kemka sir has the good intention to reach. Only few people are with full same intention they are carrying on the, Andolan. You are one among them, honestly. So we Yes. have to at least ह्यूज वर्ड, acknowledge, no? इट्स अ बिग वर्ड Only, फॉर I मी। mean, because of you, so many people are benefited. Thank you very much, madam. थैंक यू रविंद्र सर, यू आर ऑल्सो डूइंग द बेस्ट ऑफ योर वर्क। एंड एक्यूप्रेशर को बढ़ाने में, आप लोगों तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। एंड इट्स अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक शुरू करने के पहले अपने गुरुजनों, आदरणीय श्री एमपी खेमका सर, उनको सादर नमन करते हैं, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर, उनको भी सादर नमन है। हमारे तमाम गुरुजन, डॉक्टर देवेंद्र वोरा, डॉक्टर पाक जेबू, डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल, सभी गुरुओं का सादर नमन है। और जो अभी भी सीख रही हूँ जिनसे, और आप लोगों को भी नमन है, थैंक यू है, धन्यवाद है। कितने आप ठीक है। सुनते हैं इतना आप हार्टफुली सुनते हैं, लेते हैं, ग्रास्प करते हैं। इट्स अ बिग रिवॉर्ड फॉर अस। तो इससे बड़ा थैंक रिवॉर्ड नहीं हो यू। सकता। नहीं, आप भी दिल से पढ़ाते हो मैडम, तो फिर हमें भी तो दिल से ही सुनना अच्छा लगता है। मैम, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन पढ़ाते हैं ना कि आपकी क्लास का मैं 3 दिन से इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू एक्सप्लेन सर। करने का तरीका बहुत अच्छा है मैम। बहुत सीधा सीधा ऐसे सीधा भेजा में जाता है, बस दूसरा कोई वर्ड ही नहीं है। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। तो शुरू करने के पहले केमका सर की एक सुंदर सी कविता फॉर द उनकी प्रेरणा स्रोत जो मेरे लिए रही है, मोटिवेशन फ्रॉम हिम टू अस, टू ऑल ऑफ यू। ऊपर वाले ने दिए सुनने को 2 कान, बोलने को दी उसने केवल एक जुबान, केवल एक जुबान, उसे भी दिए 2 काम। जबान ही है बोलती और वो ही करती भोजन का रस पान, है ना। तो टंग, या इससे हम लोग वी जस्ट डू 2 वर्क्स टुगेदर फ्रॉम वन टंग। तो टेस्ट बड्स भी है एंड स्पीच भी उससे रिलेटेड है। तो जब जबान बोलती तब ना करती रसपान, जब जबान ना बोलती तब करती रसपान। व्हाट डज इट मीन? व्हेन वी आर म्यूट, then only the tongue is able to taste, and when we are speaking, tongue is not able to take the taste, रस पान, है ना। जो भी टेस्ट है, जो भी उसको इंजॉय करना, उसको फील करना, है ना, टेस्ट करना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? तब करती रस पान, इशारा प्रभु का समझो, मानो बोलो उससे 4 गुना, सुनना तुम सीखो। तो कान तो 2 है, यानी सुनने को ज्यादा दिया है। गॉड ने कहा कि मोर लिसन, लेस स्पीक। और क्यों, एंड उसके अलावा भी वी हैव 2 वर्क्स फ्रॉम दिस टंग। तो स्पीक के लिए हाफ है, आधा काम है, बस कम बोलना है। तो यही खेमका सर की वाणी है, कम से कम बोलना सीखें, ज्यादा से ज्यादा सुनना सीखें। और यहीं पर हम सब मात खा जाते हैं, है ना, फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं कि मैं भी म्यूट हो जाऊं और क्लास ना लूं ये तो करना पड़ेगा। बट ट्राई टू लिसन केयरफुली, कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपके अंदर जा रहा है। कई बार बोलते बोलते अंदर जाना बंद हो जाता है। हैव यू नोटिस्ड कि 10 मिनट्स तक एक ही जैसी लय में अगर कोई बोल रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसके बाद अंदर कान से सुनना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसे तो नहीं हुआ मैम, हम तो 1.5 घंटे की क्लास टेंशन सुन रहे हैं आपकी। हो जाता है कई बार ऐसे, क्योंकि वो इंसान का माइंड जो है ना एक जगह स्टक हो जाता है उसपे, तो वो उसको फिर, क्योंकि हर चीज माइंड से रिलेटेड है, तो जो मेरा मानना है वो यही है कि भाई हम लोग जब एक ही सुर में हर चीज सुन रहे होते हैं तो कई बार जरूरी नहीं है कि वो आपके रेगुलर अंदर जा रही हो, तो वहां पे कई बार नींद भी आ जाती है बंदे को। Yes, very true. Because it is related to brain, not the ear. Ear is listening, but it is not carrying to the brain. ठीक है। तो जब आप लगातार एक जैसी वाणी, अच्छा मान लीजिए कि आपके कुछ डिस्टेंस पे कोई भजन चल रहा है माइक में, ठीक है, आपने सुना कि अच्छा कुछ चल रहा है। आफ्टर फ्यू मिनट्स या कुछ 15-20 मिनट बाद आपको उसका वो आवाज आना अंदर बंद हो जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग सम अदर वर्क एंड योर ब्रेन इज ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स, कहीं और ऑक्यूपाई हो गया, तो आपको वो भजन सुन ही नहीं रहा है ना। बिल्कुल तो सही बात है। तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा है इस सेमेस्टर में और पिछले में भी पढ़ा होगा। पिछले में नहीं, इस बार पढ़ा है तो, इस बार इस बार पढ़ा। वो माइंड फोर्थ सेमेस्टर में माइंड ब्रेन का। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज देयर? Two, Two, two PN, part ma'am. PNS, central nervous system, peripheral nervous system. Yes, CNS and PNS. ओके, तो चलिए इसको हम लोग, आप लोग बोलेंगे और मैं लिखूंगी, ठीक है। नो मैम, आप बोलिए, हम लोग लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो बाद में, पहले पहले आप बोलेंगे, देखते हैं कितना कौन सही बोलता है ना, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। स्लाइड शेयर हो रही है। Yes, ma'am. मैम इसका कलर कहाँ से चेंज होगा, ब्लैक हो गया है, चलो एनीवे ब्लैक भी सही, कोई बात नहीं। ब्रश के साइन में है ना कलर? दिख रहा है ना। हाँ यस जी मैम। यस। सो नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसके हमने देखे, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। तो एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, एंड द अदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज पीएनएस। तो सीएनएस एंड पीएनएस ये 2 हो गए। अब आगे क्या? CNS के 2 पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, ये तो आपके बुक में लिखा है, वो आप देख के बता रहे हो, है ना। बिना बुक के बताना है आपको, अपनी अपनी बुक बंद कर दीजिए। यस, डी, वेरी गुड। ब्रेन एंड स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड। तो सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है जहां से नर्व ओरिजिनेट होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ सेकेंड, जहां से आगे ग्रो करती हैं, आगे जाती हैं, यहां से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। cranial nerve and spinal nerve. तो आपकी बुक में लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, क्रेनियल Cranial nerve and spinal nerve.
क्रेनियल एंड स्पाइनल। तो क्रेनियल नर्व की नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12. हाउ मच? 12. 12 in 12. pair. 12 pairs. Spinal 12 nerve pairs. 31. 12 in pair. 12 pairs. स्पाइनल नर्व 31 pair. 31 pairs. pairs. 31 पेयर्स। वेरी नाइस। तो आपने ये आपका मेन एक मोटा मोटा लेआउट हो गया। अब बताइए इसमें कितने, इसमें आगे फर्दर डिवीजन बताइए, चलिए। स्पाइनल के 2 डिवीजन। हम्म। Spinal nerve और मोटर। 2 डिवीजन है, इसके 2 डिवीजन है। बेसिकली दोनों के 2 डिवीजन है, क्रेनियल और स्पाइनल। कौन कौन से? सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। अब आपने देखिए क्रेनियल नर्व में 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, जब आपने नर्व डीजेनरेशन मेरिडियन पढ़ रहे थे, तब आपने पढ़ा था क्रेनियल नर्व में कुछ नर्व सेंसरी नर्व होती है। आपको याद है ND4 पॉइंट 3rd सेमेस्टर में? ND4 में ND4 all Cranial, all cranial ऑल nerves. क्रेनियल नर्व का पॉइंट था। उसमें आपके आगे डिवीजन दिए हुए थे, जिसमें कुछ नर्व सेंसरी थी, कुछ मोटर थी, और कुछ मिक्स नर्व थी। सेंसरी एंड मोटर दोनों थी, Yes, yes. है ना? तो हाँ। याद आया? बाकी लोगों को याद आया? हाँ मैम। यस मैम। और मोटर नर्व में, तो मोटर नर्व का जो डिवीजन है, इसमें क्या है? मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं और कंडक्शन जो इम्पल्सेस होती है वो फ्रॉम CNS टू इफेक्टर, यानी मसल को, ग्लैंड को, ऑर्गन को होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर? मोटर नर्व ब्रेन से ब्रेन टू जाती है, ब्रेन से जाती है। ब्रेन ब्रेन टू बॉडी। बॉडी में जाती तो ब्रेन टू बॉडी आप लिख सकते हैं, है ना? ब्रेन टू नर्व। ब्रेन टू बॉडी, मोटर नर्व गोज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, एंड सेंसरी बॉडी टू ब्रेन। बॉडी टू ब्रेन। यस, Recording in progress. फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। ब्रेन। तो ये हो गया आपका डिवीजन, और क्या होती है सेंसरी और मोटर नर्व। अब मोटर नर्व में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अभी हमें एक और पेज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। मोटर नर्व्स में यहां लिख लेती हूँ मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व में कैसे देखोगे आप, कितने प्रकार का होता है डिवीजन? मैम 2 प्रकार का है, एफरेंट और इफरेंट। Motor nerve is efferent. Sensory nerve is afferent. हाँ, देखिए एफरेंट डिफरेंट हो गया, मोटर नर्व ही को ही कहते हैं एफरेंट और इफरेंट, ठीक है? यानी एक ब्रेन टू बॉडी और दूसरी बॉडी टू ब्रेन। मोटर नर्व में होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मोटर यानी जो वॉलेंट्री होता है, दिस इज वॉलेंट्री का मतलब होता है कि हमारी इच्छा पे निर्भर है। हमारा मन होगा तो पैर आगे बढ़ाएंगे, हमारा मन होगा तो हम बोलेंगे,
हमारा मन होगा तो आंख पलक झपकाएंगे, यानी जो मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय अस, सोमैटिक। और ये कहाँ से इम्पल्स ले जाती हैं? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। ठीक है, तो सोमैटिक समझ में आ गया। इसकी जो कंडक्शन है इम्पल्स का, दैट इज फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ठीक है, दूसरा है ऊपर वाला, देखिए एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री, यानी हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। जो भी काम अंदर हो रहे हैं बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हो रहे हैं। हार्ट अपने आप काम कर रहा है, लंग्स अपने आप ऑटोमेटिक काम कर रहा है ना। तो इसको विसरल भी बोलते हैं। विसरल मतलब विसरल ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, तो इसलिए इसको विसरल नर्व, मोटर नर्व भी कह सकते हैं, या ओनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ जाता है? फ्रॉम सीएनएस टू कार्डियक मसल, यानी हार्ट अपने आप कर रहा है ना, तो कार्डियक मसल को जाता है। स्मूथ मसल्स, कुछ स्मूथ मसल होती हैं जो अपने आप अपना काम करती रहती हैं। एंड डिफरेंट ग्लैंड्स, तो ये इसका जो कंडक्शन है, देखिए नर्वस सिस्टम के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, कंडक्शन या सर्कुलेशन? कंडक्शन। Induction. अगर हम एज अ थेरेपिस्ट आगे कंडक्शन की, अगर हम सर्कुलेशन बोलते हैं तो व्हाट डज इट मीन? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट Blood vessel. ब्लड सर्कुलेटरी वेसल। सिस्टम। यस, कार्डियो कार्डियो नहीं, अगर आप सर्कुलेशन बोल रहे हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड एंड ब्लड वेसल। अगर आप कंडक्शन बोल रहे हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम और नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, तो ये मोटा मोटी डिफरेंस आप जान लीजिए। तो अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको भी दो डिवीजन दिया गया है, आगे आप डिवाइड कर सकते हैं। जो इनवॉलेंट्री है, जो अपने आप काम कर रहा है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक। क्या डिफरेंस है दोनों में? जिसको पता, Sympathetic Fear flight. sympathetic is for rest mode. रेस्ट मोड और सिंपैथेटिक स्टिमुलेट Flight. Fight and flight. ठीक है, तो सिंपैथेटिक हो गया एक्टिव मोड। मोर एक्टिवनेस, मतलब काम करो करो। इसके पास एक डंडा है, ठीक है, वो डंडा पड़ता रहता है अगर आप रुक गए तो, समझ गए? मतलब ये कहता है कि चलो करो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बिल्कुल। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, क्या कहता है? रेस्ट में जब जरूरत हो तब। एनर्जी को कंजर्व करता है, कंजर्विंग एनर्जी। जैसे आपका मोबाइल का जब बैटरी थोड़ा कम होने लगता है, तो आपका मोबाइल दिखाता है ना कि सेव एनर्जी, एनर्जी सेविंग मोड पे डाल दो अपने मोबाइल को। लेकिन इसमें क्या है फर्क, कि ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं। यानी ये बोल रहा है काम करो, ये बोल रहा है आराम करो, अपनी एनर्जी को बचा के काम करो। जैसे दौड़ रहे हो तो अगर आप कार चला रहे हैं तो 20 किलोमीटर पर स्पीड पे भी चलाते हैं और 80 किलोमीटर पर स्पीड पे भी चलाते हैं,
जहां पर रोड में कोई ट्रैफिक नहीं है वहां आप 80 भी चलाते हैं, 100 भी ले जाते हैं, हाईवे पे और तेज है ना। लेकिन जहां पर रश वाला एरिया वहां आपको 10 और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ड्राइव करना पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर भीड़ है तो वो कह रहा है रुक रुक के चलो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जहां पर खुला है वो कहता है कि आराम से तेज भगाओ। तो सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक ऐसे ही है। ये कह रहा है कि करो काम, रुको नहीं, और ये कह रहा है कि नहीं, अपनी एनर्जी को बचा के काम करना है, कंजर्व करना है। ठीक है। तो आपका हार्ट, तभी हमारे ऑर्गन की स्पीड मेंटेन रहती है। हमें क्या करना है? गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करना रहता है, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। तो हमारे बॉडी नामक गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। हमें लगता था कि कैसे हो रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब आप साइंस पढ़ते हो, इतना साइंस ने रिसर्च कर लिया है कि दे नो कि दे आर टू डिफरेंट सिस्टम, दे वर्क टुगेदर। यानी घर में माँ भी है बाप भी है। फादर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जाने नहीं देते हैं। माँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, अच्छा जाने दो ना बच्चों को। तो आप अपनी जो अर्जी है वो मम्मी के आगे दे देते हैं, अगर मम्मी सॉफ्ट है। जो सॉफ्ट है उसके आगे आप देते हो जाना है मुझे, जिससे कि दूसरा वाला तो पता है रोकेगा। तो एक डर पैदा होता है ना हमारे दिमाग में कि अगर एक ने परमिशन दे दी लेकिन दूसरे से हिदायत मिल गई इतने बजे वापस आना है घर, कहीं और नहीं जाना है। तो ये है एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। तो हमारी हार्ट की रिदम, अगर आप पल्स चेक करते हैं तो कितनी आनी चाहिए 1 मिनट में? 72 72 72 पल्स पर मिनट, दिस इज नॉर्मल, है ना। +- 5 इज नॉर्मल। तो 72 ही कैसे आ जाती है? कभी सोचा है कैसे आ जाती है 72? बिकॉज ऑफ दिस टू नर्वस सिस्टम जो both are इनवॉलेंट्री काम balancing. कर रहा है। 1 मिनट होल्ड करिए। तो अभी ये समझ में आया। तो हमारी हार्ट की रिदम यानी 72 बीट पर आवर की स्पीड से मेंटेन रहती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफ्री में आ रहा है, वो कह रहा है चलो करो करो, यानी हार्ट को कह रहा है पंप करो करो करो, है ना। और पैरासिम्पैथेटिक जो कहाँ से आ रहा है? क्रेनियल नर्व से। क्रेनियल नर्व से जा रहा है, उसकी एक ब्रांच हार्ट में जा रही है, और वो कह रही है रुको भाई रुको रुको, इतना तेज नहीं भागो। तो इन दोनों की वजह से स्पीड मेंटेन है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके हार्ट की रिदम 90 और 100 आने लगे पर मिनट, तो हम इसको कहते हैं टैकीकार्डिया, यानी हार्ट की रिदम पल्स ज्यादा होना। तो ये टैकीकार्डिया हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? कौन सा सिस्टम की वजह से टैकीकार्डिया होगा फिर? और इस पे किसका इलाज करेंगे? Parasympathetic. हैं? Sympathetic. Parasympathetic. नहीं, सिंपैथेटिक नहीं होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक तो अपना काम कर रहा है। The treatment will be Parasympathetic. on parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक, यस। यानी पैरासिम्पैथेटिक अपना काम नहीं कर रहा है तो वो उसकी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का पॉइंट हमें वेगस नर्व पे मिलेगा। ठीक है। तो वेगस नर्व की ब्रांच पे, जो आपके ट्रेटाइज 3 में और ट्रेटाइज 4 में, उस चैनल पे आपको मिलेगा उसका पॉइंट। लेकिन आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में भी उसके पॉइंट दिए हुए हैं, कि सिर्फ चाइनीज में हो ऐसा तो है नहीं।
तो आयुर्वेद में अलग तरीके से करते हैं, चाइनीज में अलग। आयुर्वेद में कैसा करते हैं? नॉर्मल फ्लो और ऑपोजिट फ्लो के हिसाब से करते हैं। लेकिन दोनों नर्व, मोटर नर्व की हम यहाँ बात कर रहे हैं, है ना? तो मोटर नर्व जो है वो नॉर्मल फ्लो में आता है, ये ध्यान रखिए। मोटर नर्व का ट्रीटमेंट किस पे करेंगे? नॉर्मल फ्लो पे। नॉर्मल फ्लो में। अब आते हैं दूसरा, सेंसरी नर्व। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, तो दूसरा हो गया आपका सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या होती है? जैसे हमने बात करी, सोमैटिक होती है, विसरल होती है। और विसरल मतलब क्या होता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स इनवॉलेंटरी। और हमारी बॉडी टू ब्रेन जाती है, ये फाइबर्स। ये इम्पल्स कहाँ से कंडक्ट करते हैं? फ्रॉम रिसेप्टर्स, बोलिए, यानी बॉडी टू ब्रेन। तो आप कैसे बोलोगे? रिसेप्टर्स टू सीएनएस। बॉडी टू ब्रेन का क्या मतलब है? रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ जाता है ना? Yes. इसके नर्व फाइबर। तो ये कहां पर पाया जाता है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम का नाम सुना है आपने? नहीं मैम। एंटेरिक मतलब जो आपके आंतों में होता है। आपको पता है ना, आंतों को भी क्या कहते हैं? इनका भी जैसे हार्ट का अपना नर्वस सिस्टम है ना, वैसे ही आंतों का भी अपना नर्वस सिस्टम है। अगर ब्रेन डेड हो जाए तो हार्ट कहते हैं ना काम कर रहा है, आंतें भी अपना काम कर रही होती हैं। इनका अपना ओन नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंसरी नर्व फाइबर में एंटेरिक नर्वस सिस्टम आता है। दिस इज अ सब सिस्टम ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो प्राइमरी कंडक्शन है, प्राइमरी कंडक्शन कहां से होता है इसका? इस नर्वस सिस्टम का वेगस नर्व से। इसकी जो मेन ब्रांच है वो वेगस नर्व से नीचे आती है। लेकिन इनका इसका जो फंक्शन है वो दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली टू कंट्रोल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इंडिपेंडेंट भी है ये। तो ये किसको करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, ये पूरा एक सिस्टम को कंट्रोल करता है। व्हेन, जब पूरे सिस्टम को सर्व कर रहा है तो ये इंडिपेंडेंट काम करता है। तो ये मोटा मोटा आपको नर्वस सिस्टम का पूरा समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, सब बोलिए, सबको ही बोलिए। CNS, सेंट्रल नर्वस CNS, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सीएनएस के दो भाग हैं,
ब्रेन और spinal स्पाइनल कॉर्ड cord, और पीएनएस के दो भाग हैं, सेंट्रल cranial नर्वस nerve और spinal और स्पाइनल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स एंड cranial स्पाइनल nerves नर्व्स। and spinal nerves. क्रेनियल नर्व्स, हाँ, Cranial nerve 12 pairs, spinal nerves 31 pairs. 31 यस। पेयर्स। सेंसरी एंड मोटर दो तरह के स्पाइनल नर्व होती है जो 31 पेयर्स है, और क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स है। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी इनमें जो दो पार्ट थे, सेंसरी और मोटर। motor nerve. तो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व की बात करी तो मोटर नर्व में दो प्रकार है, एएनएस और Somatic. सोमैटिक। इन हाँ, Somatic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक। तो आप लोग इसको रट लीजिए। मोटर नर्व के दो प्रकार है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको आप इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मोटर नर्व दो प्रकार की होती है, इनवॉलेंट्री एंड और वॉलेंट्री। ठीक है। इनवॉलेंट्री जो नर्व है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। parasympathetic. इसके बाद मोटर नर्व में सोमैटिक और विसरल नर्व फाइबर्स आते हैं, जो एंटरिंग नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो इंडिपेंडेंटली जीआई ट्रैक्ट में काम करता है। ये हमने मोटा मोटी पढ़ा था। ठीक है। अब आपका इस वाले सेमेस्टर में स्पाइनल कॉर्ड है कि ब्रेन है, क्या है? स्पाइनल कॉर्ड नहीं है मैम। ओके। तो Circulation and brain. ब्रेन और हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर। जी। तो आप ये बताओ कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 4 4 लोब्स है मैम। 4 lobes. तो लोब्स पूछा है कि पार्ट पूछा है? मैम 2 पार्ट है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट है। 2 ventricles. वेंट्रिकल्स तो इंटरनल ब्रेन Hemisphere. राइट मैम, अगर राइट आप पूरे हेमिस्फीयर, Left hemisphere, right hemisphere. राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये दो लोब मोटा मोटी हो गए ब्रेन के। एंड फिर दोनों लोब को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। तो टोटल 8 लोब्स हो गए। ठीक है। यानी पहले 2 लोब्स में डिवाइड किया, फिर उसको 4 डिवाइड किया, तो 8 लोब्स हो गए। लेकिन अगर हम जो ब्रेन के अंदर जो भी एरिया है, जो भी है, उसको हम मोटा मोटी कैसे डिवाइड करते हैं? सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरेबलम, है ना? तो ये हम डिवाइड करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं। Yes. कौन कौन से? Midbrain. Brain, pons and medulla. जिसको नहीं आता है, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, याद कर लीजिए। सबसे ऊपर होता है मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स, उसके बाद मेडुला, और मेडुला के बाद ही स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से कनेक्टेड होती है, जो आपके स्पाइन में पीछे आती है। जो आपका नेप ऑफ द नेक है, यहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो स्पाइन से प्रोटेक्टेड रहती है। स्पाइन के अंदर अंदर से जाती है, इसलिए ऊपर से आप फील नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ब्रेन को यही समझना है कि सेरेब्रम यानी आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, जिससे आप सोचते समझते हैं, तो वो हो गया सेरेब्रम। दूसरा होता है सेरेबलम, जिसको आप लघु मस्तिष्क कहते हैं। तो सेरेबलम कहाँ पर होता है? ब्रेन स्टेम के दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ ब्रेन स्टेम। तो मान लीजिए बीच में ब्रेन स्टेम है और उसके दोनों साइड बटरफ्लाई जैसा सेरेबलम चिपका हुआ है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से जो सेंसरी नर्व फाइबर आपके रिसेप्टर से होके पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होके सेरेबलम में जाते हैं,
फिर सेरेब्रम से निकल के तब ऊपर सेरेब्रम में लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं। कुछ चीजें, कुछ मैसेज, जरूरी नहीं है सारे मैसेज लिम्बिक सिस्टम तक जाएं। कुछ मैसेज सेरेबेलम ही सॉर्ट आउट कर देता है, कुछ मैसेज स्पाइनल कॉर्ड ही सॉर्ट आउट कर देता है, ऊपर तक भी नहीं जाने पाता। कुछ चीजें मेडुला तक ही जाती हैं, कुछ मैसेज, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, हर चीज एनालिसिस के लिए ब्रेन तक नहीं जाती। ठीक है। लेकिन जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, ये सब ब्रेन तक जाता है। तो ये आप सबसे पहले हमने ये जाना। अब ब्रेन का वेट कितना होता है? 1/15 of the body weight. 1/15, यानी आपके पूरे बॉडी का 15वां भाग, 1/15 ऑफ बॉडी वेट। यानी आपका बॉडी वेट अगर 100 kg है तो 15 किलो आपका ब्रेन का वेट होगा। बट ब्रेन का वेट आपको फील क्यों नहीं होता है? मान लीजिए 60 किलो है, सेरिब्रोस्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड 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 करता रहता है, तो इस वजह से उसका साइनो वजन महसूस नहीं होता है। ड्यू टू साइनसेस, हॉलो स्पेस होता है ना। अब सोचो, आपका जो पैर है, आपका पूरा बॉडी वेट ले लेता है, और हम जब चलते हैं तो हमें बॉडी वेट फील नहीं होता। और इतने छोटे से फुट देखिए कितना छोटा है, और उस पे हम पूरा बॉडी वेट ले लेते हैं। क्यों ले पाते हैं? क्योंकि आपके फुट के नीचे एक आर्क होता यस। है ना। उस आर्च की वजह से बॉडी वेट ले पाते हैं। जिनके ये आर्च खत्म हो जाता है, फ्लैट फुट हो जाता है, उनको पेन होने लगता है, ऊपर बॉडी वेट फील होता है, पैरों में दर्द होता है। तो फ्लैट फुट वालों को होता है। उसी तरह सिमिलरली ब्रेन का वेट हमारे नेक को फील नहीं होता, बिकॉज ऑफ द साइनसेस इनसाइड द ब्रेन। छोटे छोटे हॉलो स्पेस है साइनस, तो ये फील नहीं होता है आपको। ठीक है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिब्रम। सेरेब्रम। तो दोनों में देखिए स्पेलिंग का फर्क है, एक है सेरेब्रम, BRUM, दूसरा है सेरेबेलम, BELLUM, है ना। डिफरेंस है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। हमने ऐसे याद किया था मैडम, ब्रम का मतलब ड्रम, ड्रम बड़ा होता है, और बेलम मतलब बेल छोटा। बेलन छोटा तो होता उसको के लिए दिमाग में धक्का नहीं हो नहीं रहा था, तो इस तरीके से याद हो गया। वाह, ये तो नई चीज मुझे पता चली। देखिए, मैंने नया चीज सीखा। तो चलिए अब जो सेरेब्रम है उसके अंदर के पार्ट्स की बात करेंगे। तो सेरेब्रम के अंदर दो हेमिस्फीयर आपने बता दिए, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दो वेंट्रिकल। ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में क्या क्या लिखा है? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ये दोनों साइड को जोड़ता है, तो यस, दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए बीच में ब्रिज का काम करता है। यस ब्रिज का काम करता है। व्हाइट मैटर क्या काम करता है? व्हाइट मैटर क्या काम करता व्हाइट मैटर से नर्व फाइबर जो कंडक्ट इम्पल्स होता है ना, वो आगे बढ़ता है। और ग्रे मैटर में ओरिजिन होता है, व्हाइट मैटर आगे बढ़ाता है। जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को ओरिजिनेट किया किसने? आदरणीय अग्रवाल सर ने। अग्रवाल सर ने। तो वो क्या हो गए? ग्रे मैटर हो गए संस्थान के। संस्थान इज अ ब्रेन, हेड ऑफिस जो है वो ब्रेन है मान लीजिए, वहां से जो ग्रे मैटर है अग्रवाल सर हो गए, और हम लोग क्या हो गए? व्हाइट मैटर हो गए, जो आप तक पहुंचा रहे हैं उसको, नॉलेज को। यस मैम। तो इसी तरह व्हाइट मैटर से पे जो नर्व फाइबर होते हैं, और ग्रे मैटर से ओरिजिनेट होते हैं। एक बार राम कुमार शर्मा जी ने क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था
वो फरीदाबाद मैंने उनको इनवाइट किया था, तब हमने ब्रेन पे क्लास रखी थी, तो उन्होंने उसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। अ, एक मिनट। जैसे ये मान लीजिए हमारा स्कैल्प है, ये हमारा स्कैल्प है, ठीक है। स्कैल्प मतलब क्या होता है? जो उत्तर part. सर का जो कंकाल होता है, जो हड्डियों का यस, ढांचा होता है। यस, क्रेनियम जो क्रेनियम, जो आप ऐसे टच करिए, देखिए खटखट बोल रहा है। हम्म इसके अंदर आपका जो ब्रेन सेरेब्रम है वो मौजूद है। तो वो आपने अखरोट देखा है ना, वॉलनट, यस इज जस्ट लाइक वॉलनट। क्यों? अगर आप वॉलनट का पूरा फाइबर, अगर न, ये स्कैल्प का ये जो पूरा ब्रेन है इसको खोल दीजिए तो वो इसमें अटेगा ही नहीं। तो इसलिए उसमें क्या है, उसको जगह स्पेस देने के लिए ऐसे ग्रूव्स और फिशर्स हैं, ऐसे फिशर्स हैं, ग्रूव्स हैं, जिससे वो एक जगह फिक्स हो जाता है, अट जाता है। तो ये आपका, तो यहां पर ये मान लीजिए कि ये आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रम की आउटर सरफेस है। तो स्कैल्प और सेरेब्रम के बीच में क्या है? Gray matter. फ्लूइड है मैम। नहीं, फ्लूइड। साइनो फ्लूइड है। यस यस सर। सर। सर पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और मेनिंजेस। फ्लूइड। हाँ, तो आप बोलोगे 3 मेनिंजेस हैं। 3 meninges. मेनिंजेस यानी कवरिंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। तो सेरेब्रम और स्कैल्प के बीच में इसकी 3 मेनिंजेस हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और जिनके बीच में फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सीएसएफ, ठीक है। और सेंटर में आपके वेंट्रिकल होता है। इट इज अ कैविटी जिसमें सीएसएफ ओरिजिनेट होता है, इसकी दीवारों से सीएसएफ ओरिजिनेट होता है वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जो ट्रेवल करके आपके मेनिंजेस के बीच में जाता है। अब ये जो आपके सेरेब्रम का इंटरनल, ये जो मैंने फिशर दिखाए, आप समझो कि मान लीजिए कि लोटस फ्लावर है, या आपके रोज फ्लावर है मान लीजिए। तो ये जो फ्लावर है ये आपके मान लीजिए ये स्कैल्प से सटे हैं, स्कैल्प कह रही हूँ, ये सेरेब्रम की जो फिशर और ग्रूव है, यहां से लोटस फ्लावर आपकी, ये लोटस फ्लावर या रोज फ्लावर एनी, ये सब यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं। और इसकी जो डंडियां हैं वो नीचे की तरफ है, और फ्लावर का कलर है ग्रे, और जो स्टिक डंडियों का कलर है दैट इज वाइट। ग्रे और वाइट कलर का है। तो ये जो फ्लावर है, यहां पर क्या है, सारा रस यहीं पर है, यानी इसके जो फूल है, फूल की जो भी प्रॉपर्टीज है, तो यहां पर ये नर्व है। हमारा जो फ्लावर है वो है नर्व ग्रे मैटर, यानी ये जो नर्व ओरिजिनेट हो रही है वो आपके सेरेब्रम के दीवारों के साथ साथ हो रही हैं। तो ये ग्रे कलर का नजर आता है, इसीलिए आपको बाहर की तरफ सेरेब्रम के ग्रे, पूरा एरिया ग्रे नजर आता है, और अंदर का एरिया वाइट नजर आता है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए। तो ये जस्ट एक बताने का तरीका है, बताने के लिए है, ठीक है। तो हमारा सेरेब्रम, सेरेब्रम में, मिड ब्रेन में
और सेरेबेलम में, तीनों में ऐसे ही होता है। ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और व्हाइट मैटर इनसाइड, यानी अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। लेकिन स्पाइन में कैसा होता है? उल्टा होता है ना इसका, आउटसाइड ग्रे, बाहर आउटसाइड व्हाइट। ग्रे, हाँ ग्रे आउटसाइड अंदर व्हाइट होता होता है, इन अंदर की तरफ ग्रे। क्यों अंदर होता है? क्योंकि जो पूरी नर्व है वो मिला के आपका, सारी नर्व का बंडल मिला के आपका बना स्पाइनल कॉर्ड। और वो बच नर्व जो है ग्रे कलर की ओरिजिनेट होती है ना, यहाँ से कुछ नर्व, तो वो ग्रे कलर की होती हैं। और जो उसके बाहर होते, जहां से वो बाहर निकल रही हैं, वो व्हाइट कलर की। तो स्पाइनल नर्व जो ओरिजिनेट हो रही है वो ग्रे कलर से व्हाइट कलर की ओर जा रही है ना, तो इसलिए अंदर की तरफ ग्रे मैटर, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर, ऐसा नजर आता है। तो आई गेस कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये चीज। यस मैम, थैंक यू। ठीक है। आप लोगों को स्पाइनल ट्रीटमेंट प्रभात वर्मा जी ने पढ़ाया था हैंडबुक 3 से, जिसमें स्पाइनल ट्रीटमेंट के चार्ट दिए गए थे। ठीक है, पढ़ाया था ना? यस जी मैम। ठीक है मैम, स्पाइनल ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा हमको, सिर्फ सॉरी, ब्रेन का। ब्रेन का ट्रीटमेंट। ब्रेन का पढ़ाया था, हाँ स्पाइन हाँ का हाँ, वही गलत बोल दिया, ब्रेन का ट्रीटमेंट पढ़ा था ना। हाँ जी मैम। तो वो आप लोगों को सब क्लियर है कैसे उसका ब्रांच लेवल पे जाके ट्रीटमेंट बनाना है हैंडबुक 3 में। मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज। देखिए हैंडबुक 3 में आपका चार्ट दिया हुआ है, सबके पास चार्ट होगा हैंडबुक 3 में पीछे। जिसके पास नहीं है उसको अगले सेमेस्टर में हैंडबुक 3 मिलेगी। ठीक है, और ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिए। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ट्रीटमेंट पर्पज से है। तो अगर बुक नहीं भी है तो आपको मिलेगी सेमेस्टर 5 में। मैम, ब्रेन के ब्रांच के जो ट्रीटमेंट्स है उनके बारे में बहुत डिटेल में इस सेमेस्टर में नहीं बताया था उन्होंने। क्योंकि वो आगे के सेमेस्टर में है डिटेलिंग। वो मैंने लास्ट टर्म का लास्ट सेशन का वो वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया था, बट इसमें शायद टाइम नहीं था, तो वो सर्कुलेशन में ज्यादा फोकस थे इस पर। ओके, देखिए ये एग्जाम में नहीं आता है और आगे के सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाएगा, 5th सेमेस्टर में भी ये पढ़ाया जाएगा। आपके हैंडबुक 3 में बैक साइड में कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे उसमें दिया होगा फिंगर नंबर 0 में आपके सारा ब्रेन का कंटेंट। मेरे सामने बुक नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी। 49 पेज। यस मैम। ये मैम। हाँ प्रभजीत जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ। हाँ, तो ये देखिए इन्होंने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का ये चार्ट दिया है, जिसमें फिंगर नंबर 6 में ब्रेन को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रेन, ब्रेन स्टेम, और क्या लिखा है प्रभजीत जी, पढ़िए 10 पार्ट्स। 0 नंबर पे ब्रेन है, नंबर 1 पे ब्रेन स्टेम है, 2 पे सर्वाइकल, 3 पे अपर थोरैसिक, 4 पे लोअर थोरैसिक, 5 पे लंबर, 6 पे सैक्रल, 7 पे लेफ्ट साइटिक शियाटिक, और 8 पे राइट शियाटिक, और 9 पे कॉक्सिस। तो आपको सिर्फ sciatica नर्व का ट्रीटमेंट करना है और राइट साइड करना है। तो फिंगर नंबर 0 क्या, जो पॉइंट दिया गया, मेरिडियन दी गई है। फिंगर नंबर 6 स्पाइरल की हुई है अपोजिट लो। फिंगर हाँ, नंबर 6 आएगा। तो फिंगर अपोजिट नंबर फ्लो 6 में, का 6th स्पाइरल अपोजिट फ्लो में ऑपोजिट फ्लो में आप रेड नंबर है उसका राइट का, और लेफ्ट 2 लेफ्ट का है 7 नंबर। 2 4 5 7 9 sedate 0 1 3 6 8 2 2 4 5 10 points 2 4 5 7 9 sedate 8 0 1 3 6 8 टोल। 6 8 on। ये तो वो सर्जिकल ये पॉइंट है ना मैम? हो गया। हाँ, ये सर्जिकल पॉइंट है बिल्कुल से। तो आपको ऐसे ही करना है कि sciatica के ट्रीटमेंट के लिए
आपने ये वाला ये पॉइंट चार्ट देख लेकिन लिया फिंगर नंबर 6 पे। मैम ये पॉइंट हमेशा नहीं लगा सकते ना, सिर्फ नहीं, पेन हमेशा का नहीं, अगर प्लेन। sciatica है तो लगाएंगे। हाँ तो पेन कम करने के लिए, लेकिन साइटिका एक्चुअली कवर करने के लिए दूसरा कुछ प्रोटोकॉल होगा ना। हाँ, बता रही हूँ। फिंगर नंबर 6 का 6th स्पाइरल ऑपोजिट फ्लो 2 4 5 7 9 सीडेड 0 1 3 6 8 टोन। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। इसके बाद आपने सेमेस्टर 3 में स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाई था। तो शियाटिका नर्व का ओरिजिन लंबर एरिया से होता है। तो लंबर एरिया में पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फिंगर नंबर 6 पे आता है। यस फिंगर नंबर 6 का 2 एंड 3 स्पाइरल नंबर मेरिडियन। नंबर 5 पे है मैडम। है नहीं, देखिए शियाटिका नर्व नंबर 1 तक आती है। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो नंबर 1 पे खत्म हो जाती है और वहां से उसकी ब्रांच नंबर 5 से निकलती है। तो इसलिए 2 भी ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे, दोनों स्पाइरल ले लेंगे। तो आपके पास ये सेग्रीगेशन है, 0 नंबर कॉसिक्स का है। आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा था ये डिवीजन, पढ़ा था कि नहीं स्पाइन का? Yes, ma'am. 0, 5 S4, sorry, S1, S2. अच्छा, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं तो भूल गए हैं। यस भूल गए मैम। हैं? तो मैं थोड़ा सा याद आती हूँ। देखिए, आपने सेग्रीगेशन पढ़ा था 0 स्पाइरल पे कॉसिक्स S1, S2. और एस ये 5। चरक 3 में था ना मैम, पिछले साल में चरक 3 में पढ़े थे। चरक 3 में भी था और मेगा मेरिडियन में भी था। हाँ दोनों यस में मैम आपने है। पढ़ा था। तो 0 पे था कॉसिक्स और S5 और S4। 1 स्पाइरल या 1 मेगा RMM का 1 पे आपने क्या था? सैक्रम Yes. का 1 S1. 2 एंड 3। 2 पेज स्पाइरल नंबर या RMM 2 पे 142। क्या पढ़ा था? L5, L4, लंबर का L3. L का 4, 3 3. 4 एंड 5। Yes. और थर्ड स्पाइरल या RMM 3 पे आपने क्या पढ़ा था? Thoracic 12, 1. 11. Number 2, 1. D12 L1 एंड 2। तो हमें अगर L1 तक आती है स्पाइनल कॉर्ड और वहां से ब्रांच निकलती है आगे और L5 से बाहर आती है, तो हम स्पाइरल 2 भी ले लेंगे, स्पाइरल 3 भी ले लेंगे। ठीक है। Okay. तो मैम फिंगर नंबर RMM भी सेम ही चलेंगे ना, सेम ही होता है RMM में। क्या? या मेगा मेरिडियन में भी सेम ही चलेगा ना ये। यस, उसमें RMM 2 और RMM 3 ले लेंगे और उस पे ब्रांच बनाएंगे आप। किसका? 2 4 5 5, सीधे 7, 9. 3 6 7 टोन, या 3 3 7 टोन भी कर सकते हैं। और 3 6 7 जरूरी नहीं है 3 6 लें, 6 लें, 3 7 टोन। तो ये एक बहुत ही यूनिक अच्छा ट्रीटमेंट है जो हमेशा काम करता है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी को सिर्फ ब्रेन स्टेम का इलाज करना है तो क्या लेंगे? प्रभजीत जी बताइए। 1 नंबर, 1 नंबर है उसका, फिंगर नंबर 6 पे। फर्स्ट स्पाइरल। फर्स्ट स्पाइरल फर्स्ट स्पाइरल ऑपोजिट फ्लो 10 अपोजिट फ्लो पे पॉइंट्स। वही 2 4 5 7 9 sedate 0 1 3 6 8 टोन। यस। तो आपका, तो ये ऐसे ही आपके देखिए इस बुक में हर एक का डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है। आगे के पेज में देखिए ब्रेन स्टेम के भी पार्ट का अलग अलग डिवीजन दिया होगा। इसी तरह मेनिंजेस करने हैं तो मेनिंजेस के डिवीजन
सेरेबलम के डिवीजन, सेरेब्रम के डिवीजन। तो पहला होगा कि मेन पे जाएंगे जहां से शुरू हो रहा है, यानी फिंगर नंबर 6। फिर फिंगर नंबर 0 पे भी आप देखोगे कि फिंगर नंबर 0 खोलिए प्रभजीत जी, उसमें क्या दिया हुआ है, मतलब फिंगर नंबर नहीं, उसी में चार्ट आगे खोलिए। तो फिंगर 10 नंबर, parts of the brain ventricles है ना, zero फिंगर finger नंबर number है। zero, 10 parts of brain ventricles। अब देखिए उसमें है फिंगर फिंगर नंबर नंबर 0 पे जीरो, पर वेंट्रिकल फिंगर के नंबर 10 जीरो पे पार्ट्स। नहीं। तो आपको जिस पार्ट का ट्रीटमेंट करना है पहले उस स्पाइरल पे जाइए, उसके बाद उसका 10 पार्ट्स पे जाइए, तो आप स्पेसिफिक जगह पहुंच जाएंगे। तो ये रीजनल डिवीजन, रीजनल ट्रीटमेंट ऐसे ही किया जाता है। मेनिंजेस है वो फिंगर नंबर 1 पे है। फिंगर नंबर और 1 चूंकि हमारी स्किन की मेरिडियन है, स्किन की फिंगर है, सारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो सारी आपको फिंगर नंबर 1 पे मिलेगी। आया मेटो दियो मेटो सारा उसी में आ रहा है। ठीक है। मैम एक अभी और आपने जो साइटिका वगैरह का प्रोटोकॉल लिखा था वो मैं लिख नहीं पाई, बट वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। अपने विजन समझिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, तो कॉपी में लिख गया, आप इसका विजन समझ लेंगे तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। मुझे थोड़ी ना याद था ये प्रोटोकॉल, मैंने तो अभी अभी बनाया है। ओ ठीक है मैम। सिर्फ मैम ये विजन। जो मैम ये जो प्रोटोकॉल है 24579, मैम ये होमो हेट्रो के हिसाब से है या कैसे है ये? नहीं नहीं ये नहीं, तो इसमें कोई होमो हेट्रो नहीं है। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक पॉइंट है। सर्जिकल स्ट्राइक वाला प्रोटोकॉल है जो ब्रेन के किसी भी सेगमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। ओके। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे आप अभी sciatica का बता रहे हैं, हम्म तो एक तो आपने सर्जिकल पॉइंट का बताया है विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो है फिंगर नंबर 6 जो काल है, हम्म तो ये ऑपोजिट फ्लो में है, हम्म राइट? और जो दूसरा आपने बोला है फिंगर नंबर 245 से डे 37, ये नॉर्मल फ्लो में आता है। नॉर्मल फ्लो में है। तो एक हम नॉर्मल कर रहे हैं और एक हम नहीं, वो भी सर्जिकल। ओके ओके। नहीं नहीं, फर्क है दोनों में। एक ऑपोजिट फ्लो में सर्जिकल पॉइंट है, दूसरा नॉर्मल फ्लो में ओनली 245 से 37 टोन है। ऐसा हम्म क्यों है? ऐसा इसलिए है देखिए, एक तो शार्टिंग नर्व कंप्रेस हो रही है कमर से, हम्म उस पे कंप्रेशन आ रहा है, उस कंप्रेशन को हमें खोलना है, यानी उसका फ्लो बढ़ाना है। हम्म। यानी स्पाइन से जो आपके लेग में नर्व जा रही है उसका फ्लो वो नॉर्मल फ्लो में चलेगा ना। यस तो मैम। उसके लिए आपको फिंगर नंबर, क्या मुंह फुला रहे यार, मम्मी जगा थे उसमें यार, पूरा दिन भर निकल। सुबह से अरे पर तुमको मालूम कपड़े एक साथ धोते हैं। जादव जी। वो तो सुखा दिए अरे तो तुमने थोड़ा डांटे हो। तो कौन बोल रहा है? जादव। पी जादव। यादव जी की स्थिति की, यादव जी। हाँ, म्यूट हो गया। आईटी का न्यूरोलॉजी और सेम होता है मैम कि चेंज होता है, कुछ उसमें अंतर होता है? एक ही बात है। एक ही बात है। तो मैम ये क्या L4 L5 S1 में ही होता है कि इसके अलावा कहीं और भी होता है मैम? ये श्याटिका अभी मतलब क्या है? पहले आप कंफ्यूज है कि श्याटिका का मतलब क्या है? अभी मैम वेनेसडे क्लास में सर ने इसका ट्रीटमेंट बताया था, उन्होंने बोथ मिडिल फिंगर बाथ ज्वाइंट और बोथ इंडेक्स फिंगर कप ज्वाइंट पे दिया था, वो आगे इसलिए एडवांस मैं। है। वो होल अच्छा। स्पाइन का। वो आगे एडवांस ट्रीटमेंट है। अभी आपका इस सेमेस्टर में जो आपकी पुरानी पढ़ाई है, जो आपके फोर्थ हाँ जी। सेमेस्टर में है, आप उसके अकॉर्डिंग समझो। अच्छा, वो इसलिए पूछ रही थी मैम कि कुछ अंतर है कि सेम है दोनों? नहीं, वो अलग ट्रीटमेंट है, वो एडवांस ट्रीटमेंट है। उसमें क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड और शाटिका नर्व, शाटिका दबी तो क्यों दबी, उसमें वहां पर डिस्क बड़ा है, कि वहां पर फैसेट जॉइंट एट्रोफी है, या वहां पर क्या प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट है, मतलब और डीप में। अभी हम क्या है, इतने डीप में नहीं गए फोर्थ सेमेस्टर में। हमने कहा कि sciatica नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड आई, L1 पे आके खत्म हो गई स्पाइनल कॉर्ड और खुल गई, और उसकी एक ब्रांच निकली, वो L5 से निकल के पैरों में चली गई, जिसका नाम है sciatica नर्व। पैरों में जो ब्रांच जाती है नर्व की, उसका नाम है sciatica नर्व। तो sciatica नर्व बीमारी नहीं है। जब sciatica नर्व पे पेन आ गया, तो आपके पूरे लेग में पेन चला गया, दर्द चला गया, जिसको आप न्यूरैल्जिया बोलिए,
या sciatica पेन बोलिए, एक ही बात है। जब किसी भी नर्व का सीवियर पेन होता है उसको न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया मतलब नर्व का पेन जो इतना भयंकर होता है कि पेन किलर से भी आराम नहीं आता। प्रिगाबा खाते रहिए, आराम नहीं आता। गाबापेंटिन एक दवा है जो नर्व फ्लो को बढ़ाने के लिए दी जाती है, वो खाते रहिए, रिलीफ नहीं आता। ऐसा इसलिए है क्योंकि नर्व यहां से पिंच हो रही है, दब रही है, तो पूरी नर्व में तीखा पेन चला गया पैरों तक, है ना। तो ये कहता है sciatica पेन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस दर्द को, न्यूरैल्जिक दर्द को कम करना है, तो हमने ऑपोजिट फ्लो में उस नर्व के पेन को कम किया। लेकिन उसके कारण को ठीक नहीं करेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा ना। यार ये कौन बोल रहा है, बीच बीच में इंटरप्ट चाबी। कौन कर रहा है? प्लीज अपने को म्यूट करिए ना, आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। सबको करवा दीजिए म्यूट मैडम, सबको करवा दीजिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, नर्व की जो रूट कॉज है, जहां से नर्व कंप्रेस हो रही है, उसको खोलने के लिए पूरी स्पाइनल कॉर्ड को 10 पार्ट में डिवाइड किया, और जो स्पाइरल उसमें आ रही है उस स्पाइरल पे नर्व कंडक्शन बढ़ाया, यानी नॉर्मल फ्लो। दैट इज 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन। ये ट्रीटमेंट कंडक्शन को बढ़ा देगा नर्व से, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू पेरिफेरी टू लेग। कंडक्शन बढ़ाना है ना हमें, इम्पल्स को बढ़ाना है, नॉर्मल इम्पल्स फ्लो करे। इसलिए ये दो तरह का ट्रीटमेंट यहां पर असर करेगा। और जो तीसरा ट्रीटमेंट आपने बोला वो और डीप लेवल पे है, वो अंदर की बीमारी को ठीक करेगा। अंदर कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, फेसेट जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है, वर्टिब्रल बॉडी की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वो आपको, आप देखो वेडनेसडे क्लास जो जो ज्वाइन करता है उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्पाइनल कॉर्ड के सीखने को मिलती है। अक्सर रामकुमार शर्मा जी पूरे स्पाइन की एक एक वर्टिब्रा की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कभी कॉर्ड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी बता रहे होते हैं। तो आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो आपको सब कुछ सीखने को फ्री में मिलेगा, कोई क्लासेस की जरूरत नहीं, इतना बता चुके हैं वो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। और किसी का कोई क्वेरी सेशन है, क्वेश्चन है, वो अब हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैम सर्जिकल स्ट्राइक लगाने के कुछ नियम होते हैं कि, या टाइम कुछ फिक्स होता है कि इसको थोड़े टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ओके मैम। कोई नियम नहीं है, आप कितना भी देर लगा लीजिए। हम लोग तो हाँ। 2 2 दिन 3 3 दिन भी लगा के छोड़ देते हैं कई बार। ओके मैम। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ पे यूज करेंगे? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, मैम पहले उनको आंसर कर दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ यूज है? सर्जिकल स्ट्राइक जब ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। देखिए, जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं अपने काम पे, दैट इज नॉर्मल फ्लो, है ना। जब काम से वापस शाम को घर आते हैं, दैट इज ऑपोजिट फ्लो। ठीक है। तो आपका जब ब्रेन का सिगमेंट नीचे से ऊपर ना वापस जाए, या मोटर नर्व काम नहीं कर रही है, सेंसरी नर्व, तो अगर ब्रेन के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो नर्व कंडक्शन होगा ही नहीं ठीक से। तो ऐसे में आपको ऑपोजिट फ्लो, यानी बॉडी से जो ब्रेन में जा रहा है दैट इज नॉर्मल फ्लो, जो ब्रेन से आपके कमांड आ रहा है दैट इज ऑपोजिट फ्लो। तो जब भी ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए ऑपोजिट फ्लो में ट्रीटमेंट करते हैं। जो कमांड आ रहा है मोटर नर्व, दैट इज ऑपोजिट फ्लो में इलाज करेंगे। सिमिलरली आप ब्लड वेसल में देखिए, दो तरह की ब्लड वेसल होती हैं, आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड। जीनस आर्टेरियल वाला। ब्लड आपके हार्ट से बॉडी में जाता है, दैट इज नॉर्मल फ्लो, और वीनस ब्लड बॉडी से हार्ट में आता है, दैट इज ऑपोजिट फ्लो। तो ऑपोजिट फ्लो यानी वेन्स का इलाज करना है तो ऑपोजिट फ्लो में करेंगे, आर्टीरियल का इलाज करना है तो नॉर्मल फ्लो में करेंगे। ठीक है। ठीक। और मैम ये बुक नंबर 3 में ही मैम पेज नंबर 119 पे मैम इसमें है 10 पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्यों फिंगर नंबर 2 क्यों लिया मैम?
चार्ट दिखाइए आप मुझे, स्क्रीन पे दिखाइए। ये क्या है? 1 मिनट पिन कर लूं पहले सरला जी। 10 parts of spinal cord, finger number 2, 10 spiral opposite floor। पीछे करिए थोड़ा, थोड़ा पीछे करिए और पीछे करिए। ये ओनली कॉर्ड का ट्रीटमेंट है, ये स्पाइन का ट्रीटमेंट नहीं है। ये ना आगे अभी आप पढ़ोगे, फिंगर नंबर 0, 1, 2, ये 3 में, एक में कॉर्ड लिया गया है, एक में डिस्क लिया गया है, एक में वर्टिब्रा लिया गया है। तो फिंगर नंबर 2 पे स्पाइनल कॉर्ड आती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड के भी किसी एक सेगमेंट का इलाज करना हो तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके, ये आप आगे के, आपके पास अगर जैसे आपने फिंगर नंबर 6 में पूरी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक है, हाँ ठीक है, देख लिया देख लिया। फिंगर नंबर 6 पे पूरी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, पूरा ब्रेन सारा सिस्टम आ गया, सीएनएस और पीएनएस सब आ गया। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड अगर आप देखो तो फिंगर नंबर 6 का कौन सा स्पाइरल है? पूरी स्पाइन का कौन सा नंबर है? 6। मैम फिंगर नंबर 7, 8, 6? 9। नहीं वो नहीं, मैडम 6 नंबर है ना उसका। स्पाइरल नहीं है। फिंगर नंबर 6 का में स्पाइन कहाँ पर है? वात जॉइंट पे है कि कफ जॉइंट पे है? तीनों पे आता ना कफ मैम। जॉइंट पे, कफ जॉइंट। वात जॉइंट पे वात पे मैम आना चाहिए। वात जॉइंट। जॉइंट पे है, वात स्पाइन तो जॉइंट पे है, वात पे है। वात वात जॉइंट जॉइंट। पे पूरी स्पाइन है। फिर हाँ आपने आगे पढ़ा कि पूरी स्पाइन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबोसैक्रल। तो आपके वात जॉइंट पे सर्वाइकल, पित्त जॉइंट पे थोरेसिक और कफ जॉइंट पे लंबोसैक्रल कर दिया। फिर आपने आगे पढ़ा कि फिंगर नंबर 6 पे पूरे बॉडी के जितना भी नर्वस सिस्टम को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो आपके फिंगर नंबर 6 पे आ गया। अब इसमें फर्दर स्पाइनल कॉर्ड उसका एक भाग है, पूरे नर्वस सिस्टम का एक भाग है स्पाइनल कॉर्ड, है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइन आ गया ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो उस स्पाइनल कॉर्ड को 10 पार्ट्स में फिंगर नंबर 2 पे कर दिया। यानी आपने पहले क्या किया, फिंगर नंबर 6 में गए, स्पाइन को लिया वात जॉइंट पे। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए सर्वाइकल स्पाइन है तो भी वात जॉइंट, और अगर लंबोसैक्रल है तो कफ जॉइंट ले लिया। उसके बाद फर्दर डिवीजन आपको स्पाइनल कॉर्ड का अगर करना है तो आप फिंगर नंबर 2 पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सब डिवीजन। सब डिवीजन हो गया ना, जैसे बताया था कि ब्रेन का है 0 स्पाइरल, फिंगर नंबर 6 का 0 स्पाइरल ब्रेन हो गया। अब ब्रेन का सब डिवीजन क्या है? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम किस फिंगर पे है? उसके 10 पार्ट्स किस फिंगर पे हैं? फिंगर नंबर 8। फिंगर नंबर 8 पे है। तो फिंगर नंबर 8 पे सेरेब्रम के 10 पार्ट्स हैं। तो अगर आपको किसी पार्ट का इलाज करना है तो फिंगर नंबर 8 का उस स्पाइरल पे जाएंगे जिसका इलाज करना है। तो इस तरह से ये सब डिवीजन है। तो आपको अपने ट्रीटमेंट को और इफेक्टिव बनाना है, उतना इलाज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जितना इफेक्टिव। देखिए ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, आप सोचोगे कि कितने सारे पॉइंट लगाएं। ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि कितने सारे पॉइंट लगाएं। तो आप बताओ कि क्या सर्जरी के बिना अगर हम कोई इलाज कर रहे हैं, बिना सर्जरी के ब्रेन का इलाज, सोचिए ब्रेन के किसी पार्ट में ट्यूमर है, सेरेब्रम में ट्यूमर है, तो क्या करेंगे? पहले ब्रेन में जाएंगे, फिर सेरेब्रम में जाके उसके 10 पार्ट्स पे जाएंगे और फिर उसका इलाज करेंगे ना, ट्यूमर का इलाज, बिना सर्जरी के। तो आपको इतना पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा ना, और मरीज को भी समझाना पड़ेगा कि भाई पॉइंट लगाने पड़ेंगे, हमारे पास दवाई, हमारी मेडिसिन यही पॉइंट्स हैं। तो आपको फिंगर नंबर 8 पे भी लगाना पड़ेगा, फिंगर नंबर 0 पे भी लगाना पड़ेगा, और फिंगर नंबर 6 पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है। और
आपने अभी कॉन्फ्रेंस में ग्रुप मेरिडियन सीखी थी, और लास्ट ईयर मैंने भी क्लास ली थी, ग्रुप मेरिडियन सिखाई थी। तो अगर मान लीजिए आपको 5-6 स्पाइरल एक साथ लगानी है, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ग्रुप मेरिडियन। मैम स्पाइरल तो जनरली बोलते हैं सिंगल सिंगल ही लगाई जाती है, वो कन्वर्ट एक साथ नहीं होती, जॉइंट होती है। बिल्कुल होती है, अभी तो सीखा है। लास्ट ईयर मैंने भी क्लास में सिखाया था, क्लास ली थी ग्रुप मेरिडियन की, और इस साल अभी कॉन्फ्रेंस में फिर से सिखाया गया है। मैम तो बाकी सब स्पाइरल ठीक पे है, ही आपने सबसे नहीं ज्यादा फॉर्मूला ग्रुप, कुछ नहीं नहीं, बताया, ग्रुप लेकिन ग्रुप स्पाइरल का नहीं मेरिडियन बताया। सबसे ज्यादा स्पाइरल पे ही होती है। ओके ठीक है, तो ये मैम एक ऐसा क्वेश्चन मेरा भी था, मतलब जस्ट पर्सनल, अभी जब मैं स्पाइन और ब्रेन साथ में पढ़ रही हूँ इसलिए मेरे बेटे को जैसे है वो आप पालसी जो बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड में, तो मैंने जैसे इस बार सर से भी पूछा तो पता चला स्पाइनल प्रॉब्लम होती है ये, बट जैसे हाथ में उसकी वजह से इम्पल्स नहीं आता है, मतलब मूवमेंट नहीं है हाथों में क्या है उसके? हाथ, मतलब लेफ्ट हैंड में वो हेड एंड शोल्डर के बीच में जो C7 और T1 का जो नर्व है वो कट है। कट रहा है क्या? कट गया या कट कटा तो है नर्व ऑलरेडी, मतलब इंजर्ड हो गया, तो रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि वो कट है, डॉक्टर जिसको अवल्जन बोलते हैं। अच्छा, तो मैंने इसमें बुक में पढ़ा है कि नर्व कैन नॉट रीजनरेट, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है, तो जी जी। उसमें मतलब ये नॉर्मल फ्लो भी नहीं दे सकते, सर्कुलेशन भी नहीं दे सकते, और तो फिर क्या करना चाहिए? सर ने क्या दिया आपको? सर ने भी बहुत 3 बार अलग अलग ट्रीटमेंट दिए थे, हम्म। बट कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कुछ कितने इफेक्ट तो नहीं हुआ। कितने दिन लगाए थे? मैम इट्स बीन 2 इयर्स, 3 इयर्स हो गया, मैं ट्रीटमेंट कर ही रही हूँ उस पे। हाँ, ये जो आपका अगर नर्व कोई कट जाए तो वो कैसे रीजनरेट तो नहीं हो वो सकती है। नहीं होता ना रीजनरेट, क्योंकि मैंने इस बुक में भी अपन ने पढ़ा है और सब जगह पढ़ा है कि यूजुअली बिना सर्जरी के रीजनरेट नहीं होता है। हाँ, रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज कट जाए तो कोई वो, और नर्व कट जाए तो रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। Yes. तो वो कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा उसमें। हाँ बट क्योंकि इसमें सर्कुलेशन भी काम नहीं करेगा, सर्कुलेशन तो ब्लड वेसल से, ये तो प्रॉब्लम ही नर्व नहीं है। का है हाँ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके एनीबडी एल्स कुछ पूछना चाहता है? कोई कोई समझना है मैम कुछ चीजें? इसका रिकॉर्डिंग आपके चैनल पे होगा ना? हाँ जी, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैम आपके एक ही रिकॉर्डिंग है, बाकी 2 दिन की कोई सर्वाइकल का हम रिकॉर्डिंग पूछ नहीं रहे आई हैं। है। नहीं है, सब डाली हुई है। मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, रुकिए। मैम जैसे सर्वाइकल का फिंगर नंबर 6 पे आवाज एंड को आएगा, तो मैम उसके जैसे है C4 C5 6 7, तो मैम वो कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? वो तो अभी 10 पार्ट्स में बताया ना, डिवाइड किया आपने, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया ना मैडम पूरी स्पाइनल कॉर्ड को। हाँ जी हाँ जी। तो C5 C6 पे कौन सी स्पाइरल आएगी? अभी 10 पार्ट्स में किया था, तो एट्थ एट्थ स्पाइरल आएगी एट ना। एट स्पाइरल 8 और 9 में। 9 तो ऊपर हाँ सर्वाइकल। मैडम एक पूछना है, मैडम पूछना है। जी जी, पूछिए 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 पूछिए, मैं सुन रही हूँ। मैं सुन रही हूँ। सुप्रिया जी पूछना चाहती हैं आप? नो मैम, मैं नहीं, कोई और पूछ रहा था। कोई और पूछ रहा है? मैम मैं पूछ लूं? हाँ, ये देखिए कोई पूछ रहा था कि क्लासेस नहीं पड़ी हुई हैं, तो ये देखिए नवंबर, ये देखिए अक्टूबर 6 को क्लास ली थी, नहीं ये November 14 को क्लास ली थी, रिवीजन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का, वो पड़ी हुई है। November 15 में सेमेस्टर 1 रिवीजन क्लास, November 17 में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल क्लास, मैम 22 नवंबर। स्पाइरल ग्रुप मेरिडियन भी इसी में है। हाँ, ये देखिए 29 नवंबर का, देखिए ये पड़ी हुई है स्पाइरल मेरिडियन का एप्लीकेशन। बट मैम ये ग्रुप में है, मतलब ये मेरे यूट्यूब चैनल दिखा रही हूँ मैं आपको। हाँ हाँ नहीं, बट ये स्पाइरल मेरिडियन सिंगल वैसे ही है या ग्रुप करके लगाई हुई है? नहीं, ग्रुप मेरिडियन तो आपको अलग चीज है ना, वो तो अलग से क्लास सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। आप चाहोगे तो मैं हमारी रिकॉर्डिंग ग्रुप मेरिडियन की अलग है, वो आप ले सकते हो।
29 नवंबर को सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 4 दोनों का क्लास पड़ा हुआ है। उसके बाद आज ही हो रही है क्लास 29 के बाद, तो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए मैम कब मतलब सेम साइड हैंड यूज करेंगे और कब ऑपोजिट साइड? मैम लोब के ट्रीटमेंट जब होते हैं तो बुक में तो सेम साइड ही है कि राइट साइड के लोब में प्रॉब्लम है तो राइट साइड में, लेकिन कुछ क्लासेस में लेफ्ट में भी सर ने ऐसे हाथ घुमा के बताया कि राइट का लेफ्ट पे और लेफ्ट का राइट पे आ रहा है। मैम थोड़ा सा एक बार बताएंगे ये वाला? देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि जो ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं, नर्व ओरिजिनेट हुई और वो कहाँ गई? ब्रेन स्टेम में गई। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन में आई पहले। सारी नर्व जहां जहां से जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो सारी नर्व पहले मिड ब्रेन में आई, उसके बाद पोन्स में आई। तो पोन्स में जब नर्व आती है तो वो राइट हेमिस्फीयर से जो नर्व निकली वो लेफ्ट में चली जाती है, और लेफ्ट से निकली वो राइट में चली जाती है और फिर मेडुला में आती है। ठीक है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाके पेरिफेरी में जाती है। लेकिन कुछ नर्व, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नर्व आपके ब्रेन स्टेम से भी ओरिजिनेट होती हैं, जो जिसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। तो उसमें से 2-3 नर्व आपके मिड ब्रेन से होती है, 3-4 नर्व आपके मेडुला में, पोन्स में जनरेट होती है, और कुछ नर्व मेडुला में जनरेट होती है। वो ऑपोजिट नहीं जाती, वो सेम साइड जाती है। तो क्रेनियल नर्व सेम साइड जाती है। अब आपको इलाज किसका करना है उस हिसाब से करिएगा आप। अगर पैरालिसिस हो गया और राइट साइड की पैरालिसिस हो गई तो यानी जो नर्व सप्लाई है, जो ब्रेन से नर्व निकली वो राइट साइड गई ना, यानी लेफ्ट ब्रेन में खराबी आएगी। जो आपकी सीटी स्कैन होगा उसमें आप देखोगे लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम है, लेकिन पैरालिसिस राइट साइड का हुआ। वो इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ की नर्व क्रॉस करके राइट साइड वाले में जाती है। तो इलाज किधर होगा? राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? राइट साइड राइट साइड। ऑपोजिट होगा। जिधर जिधर पैरालिसिस हुआ है उधर होगा, उसके ऑपोजिट होगा। तो राइट साइड पैरालिसिस हुआ है तो लेफ्ट साइड इलाज होगा ना। जिधर के ब्रेन में खराबी आई है उधर का इलाज होगा, ट्रीटमेंट उधर का होगा। मतलब लेफ्ट हैंड में? लेफ्ट हैंड में होगा। जिधर आपको दिख रहा है पैरालिसिस उधर नहीं होगा, जिधर के ब्रेन में प्रॉब्लम आई है उधर होगा। Ma'am, but according to this, left hand comes in, left brain comes in right hand. That's why they said any right side problem we need to treat on RMM. आप क्या चीज बोल रहे हो? आपकी तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। मैम वो प्रभात सर ने जैसे बताया था ना, ऐसे टर्न करके जब हम देखेंगे, तो वो तो आपको बनाना बताया था, हेमिस्फीयर 4 लोब बनाना बताया था कि कैसे मिलेगा। ठीक है। तो मैम ये कैसे पता मैडम चलेगा एक कि पूछना है, हाँ ये जी सुप्रिया जी। इधर तो पेन है, हैंग हो गया, सुप्रिया जी का हैंग हो गया। किसी का कोई और क्वेरी है? मैम फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये नर्व क्रॉस करती है और ये नर्व क्रॉस मैम नहीं? एक मैडम इधर पेन है, कंफ्यूजन है जैसे तो मैंने ये लगाया है ये मेथी पट्टी और फिंगर नंबर 6 4 वायर, ये 2036 स्टोन 459 सीडेड, ये बराबर है? क्या, किस प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है सुप्रिया जी? समझ नहीं आई। आपने ट्रीटमेंट तो बताया, प्रॉब्लम क्या है? इधर तो दर्द है, ये इधर नर्व दर्द का ही है तो दर्द है, आप लगता है। धन्वंतरी खोल के, हाथों का लेफ्ट आर्म होता है, हाथों की सर्कुलेशन मेरिडियन लेफ्ट रिंग फिंगर पे है, लेफ्ट हाँ, हाथ रिंग की फिंगर लेफ्ट रिंग में फिंगर पे मैंने है। 4 उसमें रिस्ट जॉइंट का नंबर 6 है, अगर ये 7 है। वायरल, नहीं नहीं नहीं, वर्टिकल मेरिडियन। यहाँ आप सर्कुलेशन मेरिडियन लगा रहे हो वर्टिकल तो में, वर्टिकल लगाएंगे। ठीक है। अच्छा वर्टिकल ही सर्कुलर, लगाया है। हाँ 036 स्टोन 459 हाँ सीडेड, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बराबर है। हाँ जी बराबर है। मैम अच्छा अभी ओके, सुप्रिया जी थैंक का यू। जो क्वेश्चन था कि कैसे पहचानेंगे,
अच्छा, मान लीजिए सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए मेरी ये उंगली काम नहीं, ये हाथ में नमनेस आ रही है, इस हाथ में, ये सब ठीक है, इस हाथ में उंगलियों में नमनेस आ रही है, बाकी लोगों से भी चलिए पूछ रहे, सबसे पूछ रही हूँ, ये सब ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतने फिंगर में नमनेस आ रही है, इसका क्या मतलब है? मैम हार्ट का सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है कि वहां तक सर्कुलेशन, nerve, जब nerve, नमनेस nerve, आ रही है तो ये इट इज nerves. नॉट रिलेटेड टू सर्कुलेशन, इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, पहली बात। नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन कहाँ से नर्व प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम इलाज किसका करेंगे अगर इतने हैंड में तो नमनेस है? बताइए सरला जी, बताइए, कोई और बताइए। मैम आएगा सेंसरी नर्व का प्रॉब्लम नंबर से जो नर्व निकली है, जो फिंगर्स में आ रही है हमारी 9 नंबर की। यस, नहीं ठीक है, जो देखिए नर्व आपकी हो सकता है यहां से पिंच हो तो नमनेस आ रही हो, या हो सकता है सर्वाइकल से पिंच हो तो नमनेस आ रही हो, इसमें ब्रेन का इलाज नहीं होगा। अगर ब्रेन से नर्व डैमेज होती तो पूरे हाथ में जान नहीं होती, यू नॉट सर्कुलेशन का एबल होगा टू मूव योर हैंड, है ना? तो नॉर्मल इसमें नंबर सर्कुलेशन 5 और 6 ट्रीटमेंट होगा। इसमें सर्वाइकल का होगा, या फिर हो सकता है आपके कार्पल टनल सिंड्रोम हो तो आपके नर्व। अब देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम को कैसे पहचानेंगे, यहां से दो नर्व निकलती हैं, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व, है ना, दो तरह की नर्व होती हैं। अगर मीडियल नर्व कंप्रेस होगी तो खाली इन तीन फिंगर में नमनेस होगी, और चौथी में सिर्फ यहां पर ऐसे ऐसे होगी, इधर नहीं होगी। लेकिन रेडियल नर्व में होगी तो इस दोनों फिंगर में, आउटर दोनों फिंगर में नमनेस होगी, इनमें नहीं होगी। तो आपकी पांचों फिंगर में नमनेस है, इसका मतलब ये सर्वाइकल से है, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये कार्पल टनल नहीं है। और अगर हाथ आप मूव ही नहीं कर पा रहे, आपका 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 लकवा है, हाथ मूव ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये ब्रेन से है। और मैम फिंगर टिप्स पे ही हो नमनेस, तो इसका मतलब मैम फिर सर्वाइकल है। अगर खाली तो फिंगर ये है सर्वाइकल का नहीं है, तो ये सर्वाइकल सर्वाइकल का नहीं है। है। तो बड़ी अच्छी बात पूछी है, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? अरे भाई बताइए, कुछ तो आइडिया दीजिए, कोई बात नहीं, गलत ही सही। क्वेश्चन तो नहीं है मैडम, ये फिर उसका मतलब जैसे आंखों में नमनेस है, सर्कुलेशन कम होती है तभी नमनेस आती है या नहीं? यस, प्रभजीत जी एकदम ठीक कह रही है, अगर खाली टिप्स में है तो यहां से ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा रही है, ऐसा डायबिटीज वाले लोगों को होता है ज्यादातर। जो हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल कैपिलरी होती है ना, वो ब्लॉक हो जाती है, हाथ ठंडे, उस केस में हाथ ठंडे भी होंगे, हाथ नीले, ब्लड नहीं जाएगा, धीरे धीरे हाथ नीले पड़ने लगेंगे आगे के। तो उसके वो वाली जो नमनस है ना, वो अलग तरह की होगी, उसमें ठंडापन होगा और नीलापन होगा, जैसे ब्लड ही ना हो यहाँ पर। आपने पैरों का सुना है, पैर की उंगलियां नीली पड़ गई? सर्दियों में भी हो जाती है मैम, जैसे सर्दियों में हो जाएंगी, वो अलग आपको पता चलेगा, और सर्दियां गर्मियां सब में नीली होंगी, मतलब वो आपको फील नहीं होगा। वो नमनेस जो है उसमें आपको आग भी फील नहीं होगी, उसमें पैरों में नीलापन आ जाएगा, पैर ठंडे रहेंगे, गर्म पानी ठंडा पानी फील नहीं हो रहा है, वो डायबिटीज वालों को होता डायबिटीज है। वालों के लिए। हाँ, तो इसमें कोल्ड हेड और कोल्ड लेग के मैम तो ट्रीटमेंट इधर दे ही तो दर्द चले है और इधर ही दर्द है। सुचित जी कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी। हाँ, इसमें हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं डायबिटीज में, हम्म, तो उसमें कोल्ड हैंड और कोल्ड लेग की ट्रीटमेंट दे दे तो, जैसे पिता 22 में बताया गया है, तो वो ट्रीटमेंट दे तो हाँ, आगे आगे। यस, डायबिटिक न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आयुर्वेद में है तो सर्कुलेशन बढ़ाने का ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि जो कैपिलरी है वो ब्लॉक है। इसके अलावा अपने खून को पतला करेंगे, ब्लड थिनर लेंगे जिससे ये जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए, ठीक है? उसमें मतलब लेकिन मैंने पिता 22 में देखा कि कोल्ड हैंड और कोल्ड लेग की भी
कौन क्या क्या कौन क्या ट्रीटमेंट बोल है, रहे हैं? तो वो वही कोल्ड ट्रीटमेंट दे दे तो कह रहे ऑटोमेटिक हैं डायबिटीज हैंड पे एंड असर लेग करेगा। कोल्ड हो गए हैं जल्दी, हाँ टिप्स कोल्ड हो गए, ठंडे हो गए। देखिए, कोल्ड हैंड एंड कोल्ड लेग तभी होंगे ना जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहां पर पहुंचेगी, तभी तो होंगे ठंडे। मैम बच्चों में जो हाँ हाथों में स्वेटिंग आती है उसकी वजह से भी ठंड लगती है, तो वो भी वही हाँ प्रॉब्लम हाँ, होती है? देखिए ब्लड की कमी से ही होता है। हो सकता है नीलापन ना हो, ठंडापन है, यानी ब्लड ब्लड डेफिशिएंसी। ये आप टीसीएम में पहुंच गए, चाइनीज में पहुंच गए। वो ब्लड डेफिशिएंसी से होता है। उसमें ब्लड को टोन करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा, आरबीसी को इम्प्रूव करना पड़ता है। उसमें हरी पत्तियां खानी पड़ती हैं, हरे साग सब्जियां खानी पड़ती हैं। ठीक है, खून बढ़ाना पड़ता है, खून बढ़ाने के पॉइंट देने पड़ते हैं। तो मैम जो अलग हाथ अलग। और पाँव जो ठंडे होते हैं या पसीना आता है तो वो सर्कुलेशन से भी ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती हाँ है? जी। और आजकल विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से भी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मैम अगर स्वेलिंग है लाइक हाँ 70-75 ओनली फिंगर स्वेलिंग रहते हैं, ये मिडिल आई थिंक ये दो मिडिल वाले ही रहते हैं, तो दैट वुड हम्म, आल्सो बी अ सर्कुलेशन देन। यस, उसमें भी सर्कुलेशन करेंगे ऑपोजिट फ्लो में, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ठीक करेंगे, तो ओके सर्कुलेशन का ऑपोजिट फ्लो करेंगे। मैम किसी शुगर वाले पेशेंट, मतलब बहुत हाई शुगर नहीं है, नॉर्मल थोड़ा बहुत है, लेकिन अंगूठे में जैसे ना छाला जैसा हो गया एकदम टिप पे, और उनके नेल्स तो बहुत सालों से ब्लैक और बहुत थिक हो गए हैं, और अभी 1-2 दिन पहले ही उनके अंगूठे के टिप पे, जैसे टो बिग टो के टिप पे, उसी टो में छाला जैसा हो गया है, तो क्या रीजन है? अग्नि तत्व बढ़ गया है, ब्लड में हीट बढ़ गई है। ओके। तो आप उसमें सर्कुलेशन वाला पॉइंट नहीं लगाएंगे, मेरिडियन वही लेंगे, हाँ लेकिन 2-3 सीडेड 1-4 टोन करेंगे, उसकी गर्मी को घटाएंगे। ओके। ठीक है। एसिडिटी और रीचिंग वाला जो हाँ पॉइंट है, जी, 2-8-1-4 टोन। यस, और तो अगर वो, ब्लीडिंग हो रही है तो 3-4 सीडेड। हाँ नहीं ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन जो हम लोग लेग का सर्कुलेशन का वो फिंगर लेते हैं फिंगर उसी वही में। लेंगे, फिंगर सेम ओके। लेंगे, मेरिडियन सेम लेंगे। ओके। ओके, तो टिप और वाला लेंगे, तो हाँ वाला। जी, हाँ जी, 9 वर्टिकल या 9 ऑब्लिक 8 या ओके, थैंक। RLVM। मैम चलिए, लेकिन उसमें ब्लड ऑपोजिट फ्लो देंगे वाले कि नॉर्मल फ्लो देंगे मैम? नॉर्मल फ्लो। ओके, थैंक यू सो मच। ब्लड थिनर के लिए क्या पॉइंट ऐड करेंगे? क्या सरला जी? ब्लड थिनर। ब्लड थिनर का तो पॉइंट आपको कितनी बार सर ने लिखा चुके, लिख लीजिए सभी लोग। एंटी कोगुलेशन पॉइंट, जिसके पास नहीं है, मेनली काफी लोगों के पास होगा ऑलरेडी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एंटी कोगुलेशन का क्या मतलब होता है? ब्लड को थिन करना, ठीक करता है। जिससे क्लॉट्स ना बने, है ना, जल्दी से क्लॉट्स ना बने। तो लेफ्ट रिंग फिंगर, 0 स्पाइरल, 3-4 टोन, 5-6 सीडेट, और राइट रिंग फिंगर, 9th स्पाइरल, सेम 3-4 टोन 5-6 सीडेट। ये एंटी कोगुलेशन मैम पॉइंट। हम लोग के यूट्रस में जो क्लोट्स बताते हैं उसमें भी यही ट्रीटमेंट जाएगा नहीं क्या? नहीं नहीं, ये ब्लड में क्लॉट की बात हो रही है, यूट्रस में नहीं। नहीं, अच्छा, ओके, हाँ। स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए यस, दो दिया जाता है। हाँ, जो ब्लड थिनर लेने की जरूरत है, तो ये नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है, एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव।
मैम ये और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हो तो भी दे सकते हैं क्या? यस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, इन सब में और ये मैडम पॉइंट दीजिए। मैडम बिना यदि वो इसके ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं होगा, हाई बीपी नॉर्मली नहीं आएगा। मैडम यदि मेडिसिन यदि वो लोग ले रहे हैं तो वो बंद करके करना पड़ेगा ये? नहीं नहीं, पहले लीजिए, फिर आप चेक करते रहो, मेडिसिन धीरे धीरे टेपर ऑफ करो। ओके। ठीक है, मैम ये ऐसा तो सेमेस्टर को एक और क्लास है? ऐसा नहीं है कि वन डे में काम करेगा, ये ऐसा नहीं है ना, कुछ दिन। और आपको मैं बताऊं, अगर खून ऑलरेडी, ब्लड पतला है, ब्लड ऑलरेडी थिन है, 1,50,000 नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए प्लेटलेट्स की। अगर वो उससे कम आ रहा है तो मतलब ब्लड थिन है, या 150 भी है तो भी थिन है, थिनर साइड ही है। या फिर डेंगू हो गया, डेंगू में भी पतला हो जाता है ब्लड, है ना, तो आप इसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट कर देंगे। उस केस में 3-4 को सिडेट कर देंगे, 5-6 को टोन कर देंगे। टोन कर देंगे। मैम ऐसा भी हो सकता है कि प्लेटलेट्स कम हो, मतलब रेंज के थोड़ा नीचे हो, और तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है रिपोर्ट में। हाँ, हो सकता है, लेकिन तो मैम उस यूजुअली केस में क्या करते उसमें हैं खतरा नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल से? हाँ, और ऐसे लोगों को कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होगा। मैम मेरी रिपोर्ट में आया तो मैंने दूसरी बार दोबारा से चेक कराया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, और 140 था मेरा। हाँ, तो सेम मैम, आपको मेरा भी आया कोलेस्ट्रॉल था। से खतरा नहीं है, आपको सिर्फ मेटाबॉलिज्म ठीक करना है। तो PN4 एक पॉइंट है, पेंक्रियास 4 राइट साइड में, वो जी आप मैम। लगा लीजिए सिडेशन में, उससे ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाएगा। और मैम कोलेस्ट्रॉल का जो, ये एक चीज और बता दूं, जो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेशियो आजकल पैथोलॉजी लैब वाले दिखाते हैं ना, वो जी ठीक मैम। नहीं है। अब तो वो बहुत अच्छी रिसर्च हो पैराफिन गई है। दिखा रहे हैं। और उस दिन कॉन्फ्रेंस या किसी क्लास में रामकुमार शर्मा जी भी यही बोल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल, या मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना खतरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर आवर बॉडी। ओनली खतरा तब होता है कि LDL हाई हो और HDL लो हो, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, तो आप PN4 को सिडेट कर लीजिए। मैम PN4 मेटाबॉलिक के लिए सेडेट होता है या फिर टोन होता है? हाँ, सिडेट करेंगे। अच्छा, ये PN4 वैसे तो अभी TCM में जो ये 8 पॉइंट में पढ़ते हैं, एक तरीके से SP4 ही हुआ, तो उसको तो यूजुअली बोलते हैं टोन किया जाता है। PN4 अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ओनली राइट साइड। ओके। आपने कहा प्लेटलेट 1.5 लाख के नीचे हो जाए तो ये उल्टा कर देना, 3-4 सेलेक्ट करके 5-6 टोन, तो स्पाइरल वही रहेगा, सेम स्पाइरल, लेफ्ट फिंगर में 0 यस, और राइट में 9। सेम स्पाइरल रहेगा। मैम मैम जैसे आपने अभी फिंगर्स का बताया, जैसे किसी की खाली ये इसी रिंग फिंगर में खाली पेन हो, या फिर राइट इंडेक्स फिंगर में, अब इसमें 2 या 3 फिंगर्स तो इन्वॉल्व है नहीं, तब मैम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? देखिए, पेन हो रहा है तो आप सिंपल अपने मिनी करेस्पॉन्डेंस को यूज करके दबा लीजिए। छोटे मोटे पेन करेस्पॉन्डेंस हैंडल कर लेता है, चला जाता है। मैम ये करा था, नहीं हुआ पेन रिड्यूस। मिनी करेस्पॉन्डेंस लीजिए, जैसे आपकी ये फिंगर है, ये फिंगर आपको कहाँ मिलेगी, ये मिनी इंसेक्ट सॉरी, आपके मिनी करेस्पॉन्डेंस में, ये आपकी हथेली है मान लीजिए, तो इसमें यहाँ पर आपको मिलेगी फिंगर, तो उस फिंगर पे मेथी दाना लगा के छोड़ दीजिए, ओके। और बहुत मैम अच्छा जैसे काम करता है। और मैम नेल्स पे कई बार ना स्ट्राइप्स लाइंस होती है किसी किसी हाँ, पेशेंट वो के। तो फिर आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करिए, लीवर का इलाज करिए, ठीक है, वो तो डायग्नोसिस के लिए है ना ये सब। तो अभी क्लास फिनिश की जाए, कल 3rd सेमेस्टर की क्लास है, आप लोग भी ज्वाइन करिए, मे बी नॉलेज ही बढ़ेगी। डेफिनेटली मैम, थैंक यू मैम। सेमेस्टर को एक और क्लास ले लीजिएगा आप। हाँ जी, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्लास मिस हो गई है 2-3 दिन, तो मैडम tomorrow second semester or third? ओके, सेकेंड सेमेस्टर है, सॉरी Yeah. टुमारो इज सेकेंड थैंक यू सेमेस्टर। मैम, थैंक यू। The second semester is very important, where we can strengthen our fundamentals, because the syllabus contains what is blood, what is Q, what is guiding principle, etc. That too you are hearing from Sangeeta Varmanji. Friends, please don't miss the class. Forget about your exam. Your capacity to treat will increase double. So it will be useful for exam also. But please attend. Yes sir, Okay. thank you. Definitely, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Evening,
मैम यूट्यूब पे PHP कैसे मिलेगी classes आपकी will be क्लास there. सेकंड सेमेस्टर के लिए? थैंक यू मैम यूट्यूब पे Thank you. सेकंड सेमेस्टर के लिए कैसे मिलेगी? नहीं, इसी लिंक से कल फिर जुड़ जाइएगा, सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। टाइम सेम जो है मैडम? पहले आपने ले सेम ली वो सेम लिंक है, same है। 11:30 टाइम है, जुड़ जाएगा। और अगर यूट्यूब देखना है तो मेरे चैनल का नाम है एक्यूटच वेलनेस। एक्यूटच वेलनेस। सब्सक्राइब कर ओके, दिया। थैंक यू। जी जी जी, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिल जाएगा, फिर आपको आता रहेगा नोटिफिकेशन। हाँ वो उतना कैसे सब्सक्राइब करना होगा? है ओके यूट्यूब Subscribe. खोलिए, एक्यूटच वेलनेस खोलिए, उसके नीचे सब्सक्राइब बटन आता है ओके ओके है ना। ओके, थैंक यू। चलिए क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Thank you. थैंक यू Thank Thank you, you, ma'am. thank you, madam. Thank you. मैम थैंक यू सर, थैंक यू।